How to score 90 plus marks in your prelims IAS examination 2025. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions of all the subjects on this platform. We had started with the questions of modern Indian history. अभी तक हमने 1885 से लेके 1947 तक के बीच में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सभी के PYQs को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है. Now in this video we will be discussing about the PYQs from the other examinations conducted by the UPSC. मतलब UPSC ने ही एग्जाम्स को कंडक्ट किया है, IAS के सिवा और भी बहुत सारे एग्जाम्स UPSC जो लेता है. एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज यहाँ से जो स्टेटमेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो एज इट इज रिपीट होते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 77. आई रिपीट, ये PYQs हैं ऑफ द UPSC ओनली, but it is not from the IAS, they are from the other examinations. For example, ये UP PCA से पूछा था, तो यहाँ से जो questions है वो directly IAS के exams में repeat होता है. ठीक है. So this is question number 77 of today. The name of the foreign journalist who reported about Satyagraha at Dharasana salt work was? Option number 1, Francis Lewis. Option number 2, Mark Tully. Option number C, Webb Miller. And option number D is your Philip Spratt. So can we have a brief overview of the Dharasana Satyagraha? देखो हुआ क्या था, दिसंबर 1929 कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है जिसको प्रिसाइड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू. और इस कांग्रेस सेशन से पहले उन्होंने दिसंबर 1928 में, यानी कि जो एक साल पहले, उन्होंने अपनी नेहरू रिपोर्ट जो है पब्लिश करी थी. एंड दे गेव एन अल्टीमेटम टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ 1 ईयर. लेकिन पूरा एक साल हो चुका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना तो उस पर कोई एक्शन लिया, ना ही कोई रिपोर्ट दिया. सो एज अ रिजल्ट, in the Congress Lahore session of December 1929, which was presided by the Jawaharlal Nehru, कांग्रेस ने अपना जो डिमांड है, अपना जो ऑब्जेक्टिव है, उसको डोमिनियन स्टेटस से चेंज करके पूर्ण स्वराज में बदल दिया. और यहाँ पे 31 दिसंबर 1929 को एक सिविल डिसोबरियन मूवमेंट की बात करी जाती है. 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे के नाम पे सेलिब्रेट किया गया और इनकलाब जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लगाए गए. राइट. तो इस पूरा जो कांग्रेस का जो लाहौर सेशन था उसमें मेजर चीज हुई थी कि डोमिनियन स्टेटस से जो ऑब्जेक्टिव है वो पूर्ण स्वराज बन गया. दूसरा, यहाँ पे जो 2 नेशन थियरी है उसको रिजेक्ट किया गया. एंड थर्ड, एडॉप्शन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी. नाउ गांधी जी वाज सर्चिंग अ रीजन, ऑब्जेक्टिव या फिर एक ऐसा मुद्दा जिस पे सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत हो सकती थी. और यहाँ पे उन्होंने सॉल्ट टैक्स को अपना मेन जो है मुद्दा बनाया, बिकॉज सॉल्ट एक बेसिक चीज़ है जो कि पुअर से पुअर इंसान के पास काम आता है एंड इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट पीपल. सो द टैक्स ऑन द सॉल्ट वॉज नॉट जस्टिफाइड. सो देयरफॉर ही चूज्ड द सॉल्ट एज अ टॉपिक फॉर द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट. और फिर यहाँ पे गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स जो है वो यहाँ पे रखी. और फाइनली ही स्टार्टेड द डांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930, जो कि 24 दिन तक चली थी. दिस डांडी मार्च इज ऑल्सो नोन एज वाइट फ्लोइंग रिवर. करेक्ट. तो यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी जो है, मालाबार जो है, यहाँ पे भी ये जो डांडी मार्च जो है वो चला था. इट वॉज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट. तो इस पूरा सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और द कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है अगर हम बात करना चाहें तो वो है, सबसे पहले एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था. करेक्ट. यहाँ पे ना टैक्स जो है उसको नहीं देने की बात करी गई थी. जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बॉयकॉट करने की बात करी गई थी. करेक्ट. नाउ इन बिटवीन 1926 टू 1931 ये पूरा जो टाइमलाइन है, यहाँ पे जो वाइसरॉय रहे थे वो थे लॉर्ड इरविन. and they started the in the presence of the Viceroy Lord Irwin, Dharasana Satyagraha start होता है.
हुआ क्या था, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा था कि ये जो दांडी मार्च हमने किया है एज अ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, नाउ वी विल रेड धरासना सॉल्ट वर्क। धरासना एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पूरे मूवमेंट को रिप्रेस कर दिया था और गांधी जी को और नेहरू जी को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। तो उसके बाद क्या ये मूवमेंट बंद हो गया था? नो। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी, दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय अब्बास त्याबजी एंड कस्तूरबा गांधी, और उनके बाद सरोजनी नायडू जो है वो धरासने पहुंची और यहाँ पे उनमें पार्टिसिपेशन किया। हुआ क्या, जब यहाँ पे गवर्नमेंट इस पूरे मूवमेंट को रिप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, तब जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स है उनमें बहुत ही भारी लाठी चार्ज हो गया था, विच वॉज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंटरनेशनल मीडिया। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया में बन गया था, ठीक है। और हुआ क्या, यहाँ पे जो मिलर है, वेब मिलर, जो ऑप्शन नंबर सी है आपके पास, वही इसका आंसर है। वेब मिलर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इस पूरे धरासना सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में पूरा डिटेल में रिपोर्टिंग करी, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिटेल्ड रिपोर्टिंग इट हेल्प्ड public opinion turned against the British government and in favor of India. करेक्ट? तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा वेब मिलर। Now, what about the Mark Tuley and the Philip Sprett? If we talk about the Philip Sprett, he is related with the Meerut conspiracy case. So this is how the questions are being repeated. In the UPSC IS examinations, questions were directly asked from the Meerut conspiracy or the persons associated with the Meerut conspiracy case. But यहाँ पे आपको नाम दे दिया गया है ऑप्शन में फिलिप स्प्रेट, and you must know that this Philip Sprett is related with the Meerut conspiracy case. So can we discuss here a bit about the Meerut conspiracy case? Along with द फिलिप स्प्रेट, आपके पास मुजफ्फर अहमद, S.A. दांगे, दैट इज S.A. दांगे, एंड S.V. घाटू, दीज वर द पर्सन्स हु वर चार्ज इन द मीरट कॉन्स्पिरेसी केस, जो कि हुई थी आपके पास 20 मार्च 1921 में। ब्रिटिशर्स वर वेरी वरिड, ब्रिटिशर्स वर वेरी टेंस्ड बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द कम्युनिस्ट पीपल। सो मीरट कॉन्स्पिरेसी केस में जो ट्रायल हुआ था, इट बेसिकली हेल्प द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशंस अमॉन्ग द वर्कर्स, राइट? एंड व्हाट अबाउट द मार्क तुले? ही वॉज अ फॉर्मर BBC जर्नलिस्ट और उन्होंने कम से कम 30 साल तक इंडिया और जो साउथ एशिया है उनको कवर किया है इस चैनल पे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन 77, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सी, दैट इज अ वेब मिलर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 78। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द chronological order and select the correct answer from the quotes given below. Here the options are Pune Pact, Gandhi-Irwin Agreement, Cripps Mission and Civil Disobedient Movement. So we have to arrange these in a chronological event, यानी हमें इन events का जो date है वो मालूम होना चाहिए। So again everything is repeated. Cripps Mission has been asked multiple times in the IS examination of UPSC. Cripps Mission कब हुआ था? 1942 में, and as a consequence of the Cripps Mission, after few months, near August 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज ऑल्सो रिलीज्ड। और जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है रिलेटेड टू द दांडी मार्च। ये हुआ था आपके पास जो लाहौर का जो कांग्रेस सेशन था उसके अंदर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की स्टार्ट करी गई थी। क्रिप्स जो मिशन है इट वॉज इन 1942। फिर आता है हमारे पास गांधी इरविन एग्रीमेंट और पूना पैक्ट। सो लेट्स हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द पूना पैक्ट एंड द गांधी इरविन पैक्ट। So what happened in the Gandhi-Irwin Pact? Again, remember, go to the flashback. Government of India Act 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी बोला जाता है या फिर रिफॉर्म बोला जाता है, उसके अंदर दो चीज़ें बोली गई थी। एक कि एक कमीशन जो है बनाया जाएगा
आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो बेसिकली 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें बोला गया कि 10 साल बाद यानी कि 10 ईयर्स लेटर 1929 में यहाँ पे कमीशन जो है वो बनाई जाएगी और ये कमीशन जो है रिकमेंडेशंस देगी रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ओके, बट हुआ क्या, और एक और चीज़ यहाँ पे ये बोला गया कि जो इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है उसको हम बढ़ा देंगे। लेकिन 10 साल से पहले ही 1927 में ही एक कमीशन बना दी गई थी जिसका नाम पड़ा आगे जाके साइमन कमीशन। बट द साइमन कमीशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस। क्यों? क्योंकि इसमें they were all 7 white persons, they were not Indians in the Simon Commission। इसमें एक सिंगल इंडियन नहीं था जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व था, they were all white people। एंड 1919 के एक्ट में ये प्रॉमिस किया गया था कि इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है, इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज किया जाएगा। तो यहाँ पे साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया, साइमन कमीशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड। तब जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला कि इफ़ यू गाइज वांट टू प्रिपेयर द रिपोर्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म यू कैन ऑल्सो परफॉर्म। और दोनों पे हम डिस्कशंस करेंगे, जैसे डिस्कशंस में जिसको जो उचित लगेगा उसके हिसाब से एक जो बाद में है डिसीजन ले लिया जाएगा। तब जाके नेहरू रिपोर्ट जो है पब्लिश होती है। नेहरू रिपोर्ट बन गई थी और प्रस्तुत भी कर दी गई थी और साइमन कमीशन प्रिपेयर ही हो रही थी। तो ये दो पैरेलल इवेंट है कि नेहरू रिपोर्ट बनी, उन्होंने 1 साल का अल्टीमेटम दिया, उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और तब जाके सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत होती है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द साइमन कमीशन, उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको कांग्रेस ने, या फिर जो गांधी जी है मेजरली हम बात करें, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। कारण क्योंकि वो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में बिजी थी। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट थॉट कि जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जब वो यहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं है, सो दिस इज अ फेलियर ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब मेन पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे नहीं है तो ये एक तरह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फेलियर हुआ। क्यों? क्योंकि जितने भी डिस्कशंस है, चाहे वो लोकल प्रिंसली स्टेट्स के लीडर्स के साथ हो या फिर बी आर अम्बेडकर के साथ हो, बट इफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट इन्वॉल्व तो उस डिस्कशन का कोई भी जो क्या कह सकते हैं वैल्यू है वो नहीं रहेगा। So as a result, to convince the Indian National Congress, to convince the Mahatma Gandhi to participate in the second round table conference, यहाँ पे गांधी और इरविन का एक पैक्ट साइन होता है जिसको हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। ये हुआ था 26 जनवरी 1931 में। और इसमें मेजर ये डिसीजन लिया गया कि जो गांधी जी है वो अपना सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को छोड़ देंगे, क्विट कर देंगे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। नाउ अबाउट द पूना पैक्ट, नेक्स्ट इज द पूना पैक्ट और द कम्युनल अवार्ड, ठीक है। बोथ आर इंटर रिलेटेड, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट दोनों के बारे में बात करते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे 2 मेजर अनाउंसमेंट्स किए गए। पहला, 2 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी जो प्रोविंसेस है यानी कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और जो सिंध है उनको बनाने की बात करी गई थी। ओके, वन थिंग, अ पर्सन हैड रिटन इन द कमेंट सेक्शन दैट प्लीज डू टीच इन द हिंदी एज वेल। तो बच्चा ये बाइलिंगुअल है, ठीक है। मेजर जो टर्म्स है वो आपके पास सेम होती है, फिर भी आई विल ट्राई कि दोनों लैंग्वेज में हम करें, बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक ऑल ऑफ यू सॉल्व द PYQs इन द सिंपलेस्ट मैनर, ठीक है। तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल चलेगा, फिर भी अगर आपत्ति आती है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ था कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके एंड में 2 मेजर अनाउंसमेंट्स किए गए। पहली अनाउंसमेंट ये थी कि 2 मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे जिसमें से एक सिंध है और एक नॉर्दर्न वेस्ट ऑफ फ्रंटियर प्रोविंस है। दूसरा, जो मैकडोनाल्ड है उन्होंने इंडियन लीडर्स को अपना ये जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए बोला, दैट इज अ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इन दी गवर्नमेंट। लेकिन गांधी जी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे क्योंकि इस पूरे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बाकी के लीडर्स डिमांड कर रहे थे वो गांधी जी को उचित नहीं लग रहा था। तो गांधी जी वापस आते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का सेकेंड फेज स्टार्ट कर देते हैं।
जिसकी डेट है 28 दिसंबर 1931। लेकिन अब जो वाइसरॉय थे यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो, ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिव थे। सिविल डिसोबीडियंस का सेकेंड फेज स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया एंड ही वॉज पुट इनटू द यरवड़ा जेल, जो कि पूना में है। अब इस पूरे कहानी में जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फ़ायदा यहाँ पे मिला रिगार्डिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट। लेकिन गांधी जी वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ इट, और गांधी जी ने यहाँ पे जेल से ही फास्ट अंटिल डेथ, कि जब तक मैं मर जाऊँगा, तब जब तक मैं फास्ट करता रहूँगा तब तक मैं मर नहीं जाता, ठीक है। बिकॉज उनको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि वी शुड गिव अ सेपरेट इलेक्टोरेट। तब जाके पंडित मदन मोहन मालवीय, सर तेज बहादुर सप्रू, C राजगोपालाचारी, ये सब जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को समझाने कि थोड़ा सा नेगोशिएशन कर लो, गांधी जी मर जाएंगे क्या मतलब है ना। अगर जहाँ पे भी बीच की बात आती है बार्गेनिंग, नेगोशिएशन, तो ये जो बार्गेनिंग, ये जो नेगोशिएशन हुआ था बिटवीन द गांधी जी एंड द BR अम्बेडकर, इट इज़ नोन एज द पूना पैक्ट। तो एक तरफ कम्युनल अवार्ड जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट था एंड BR अम्बेडकर वॉज हैप्पी, एंड एक तरफ आपके पास पूना पैक्ट जिसमें नेगोशिएशन के बाद चीज़ें हुई थी। तो दोनों को कंपेयर करते हैं यहाँ पे। कम्युनल अवार्ड की अगर बात करेंगे तो कम्युनल अवार्ड में 71 सीट डिप्रेस क्लासेस के लिए रिजर्व करी गई थी इन द प्रोविंशियल असेंबलीज, है ना। क्या हुआ था, कम्युनल अवार्ड में प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर 71 सीट्स को रिजर्व किया था डिप्रेस क्लास में। लेकिन पूना पैक्ट की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे ये रिजर्व्ड कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो 148 सीट्स कर दी गई थी, ठीक। कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी जिसपे BR अम्बेडकर खुश थे, लेकिन आगे जाके नेगोशिएशन होता है। पूना पैक्ट में जॉइंट इलेक्टोरेट की बात हुई थी। यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो कि मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, कि कम्युनल जो अवार्ड है इट वाज ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, जब पूना पैक्ट है इट वाज ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट, ठीक। और फिर जो तीसरा पॉइंट था, दैट डिप्रेस्ड क्लासेस कैंडिडेट्स, उनको भी ये परमिशन थी, दे वर ऑल्सो अलाउड कि आप जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कर सकते हो। ये पॉइंट कम्युनल अवार्ड में भी सेम था और पूना पैक्ट में भी सेम था, ठीक है। तो जो पूना पैक्ट है इसके यहाँ पे जो डेट है वो है 24 सितंबर 1932, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 24 सितंबर 1932, यहाँ पे आंसर है। जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है वो बात की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 78, इफ यू टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 78, आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 आंसर हो जाएगा आपके पास C, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा C। सबसे पहले सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, इट वॉज बिटवीन 1930 to 31। फिर आता है आपके पास गांधी गिरवन अग्रीमेंट, ये था 1931 में। फिर है आपके पास पूना पैक्ट 1932 में, एंड देन द क्रिप्स मिशन 1942, एंड क्रिप्स मिशन वॉज फॉलोड बाय क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, इट इज क्वेश्चन नंबर 79। Given below are the two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. So basically the pattern of the question is assertion and reasoning. आपको बताना है कि statement correct है या नहीं है, और अगर correct है तो उसका explanation है या नहीं है। Assertion says, in 1946, Muslim League withdrew its acceptance of the cabinet mission plan. And the reason says, the Muslim League joined the interim government formed in 1946. In 1946. So this question is related to cabinet mission plan. ठीक है, ये question cabinet mission plan से related है. So can we discuss here about the cabinet mission plan? So हुआ क्या था? जुलाई 1945 में ब्रिटेन में जो सरकार है वो बदल गई। पहले विंस्टन चर्चिल जो कि कंजर्वेटिव्स थे वो थे, अब वहाँ पे जो नए प्राइम मिनिस्टर बने वो थे क्लेमेंट एटली। और 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। क्लेमेंट एटली जल्द से जल्द जो पावर है उसका ट्रांसफ़र करना चाहते थे इंडिया को।
तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में से 3 मेंबर को इंडिया में जो है भेजा, जिसमें एक का नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, सर पैट्रिक लॉरेंस एंड A.V. एलेक्जेंडर। अब इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू स्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और टू स्टैब्लिश एन इंटरिम गवर्नमेंट। ये 2 चीज़ें इनको करना था। पूरा 3 हफ्ते का यहाँ पे जो डिस्कशन है वो चला कि किस तरह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो डेडलॉक है उसको ख़त्म कर सकते हैं। और फाइनली 16 मई 1946, so the date for the cabinet mission would be 16th May 1946. So what were the key highlights? एक कैबिनेट मिशन एक आखिरी कोशिश थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जहां पे अनडिवाइडेड इंडिया की बात हुई और यहां पे नो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं गांधी जी के पक्ष में ये बात हो रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पक्ष में ये बात हो रही थी। ठीक है, सो 16 मई 1946 जो कि कैबिनेट मिशन हुआ था, उसकी की हाइलाइट्स 2 चीजें थी। एक यहाँ पे अनडिवाइडेड इंडिया के बारे में बात हुई और नो सेपरेट इलेक्टोरेट। व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन द अनडिवाइडेड इंडिया अगेन एंड अगेन, क्योंकि याद करो, गो टू द प्रीवियस वीडियोस, कम से कम 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा इवेंट है जिसमें आखिरी बार अनडिवाइडेड इंडिया की बात हुई थी। दैट वाज द कैबिनेट मिशन। ठीक है, फिर आता है माउंट बेटन प्लान। इसमें भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था। माउंट बेटन प्लान जो था, माउंट बेटन को ब्रिटेन से इसी ऑब्जेक्टिव के साथ भेजा गया था कि आपको अनडिवाइडेड इंडिया की ही कोशिश करनी है, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल एंड एज अ रिजल्ट माउंट बेटन ने अपना पार्टीशन का जो प्लान है वो यहाँ पे दिया। ठीक, तो अब बात करते हैं जो पूरा कैबिनेट मिशन था उसमें क्या हुआ, क्या रिकमेंडेशन दिए। पहला रिकमेंडेशन था एक 3 टियर फेडरेशन को यहाँ पे प्रपोज किया गया। मतलब जितने भी आपके पास प्रोविंसेस थे उनकी 3 ग्रुपिंग करी गई, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी बनाया गया। सेक्शन ए जो है उसमें आपके पास मद्रास है, बॉम्बे है, नॉर्दर्न यूनाइटेड प्रोविंस है, सेंट्रल प्रोविंस है, बिहार है और उड़ीसा है। ये सब हिंदू मेजॉरिटी वाले एरियाज थे। फिर आता है आपके पास सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी जो है उसमें आएगा आपके पास पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और बालूचिस्तान। और जो सेक्शन सी है वो जाएगा आपके पास असम और बंगाल। तो ये जो दोनों चीज हैं सेक्शन बी और सी, ये मुस्लिम मेजॉरिटी के एरियाज थे। ओके, सो दिस इज हाउ अ 3 टियर फेडरेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड। तो उस पूरे 3 टियर फेडरेशन सिस्टम में जो कि ध्यान देने वाली बात है वो है वीक यूनियन की बात करी गई एंड स्ट्रॉन्ग जो है वहाँ पे प्रोविंसेस है। तो यहाँ पे जो यूनियन है वो वीक था और यही रीजन बना कि आगे जाके कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट या फिर मना रिजेक्ट करने की बात करी गई थी, बट फाइनली उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, सो जो फाइनेंस है, फॉरेन अफेयर है और जो कम्युनिकेशन है ये सब यूनियन के हाथ में था और बाकी सब कुछ प्रोविंसेस के हाथ में था। और 5 साल बाद ये जो प्रोविंसेस है वो अपनी सेक्शंस को बदल सकते हैं। 10 साल बाद वो एक डिमांड भी रख सकते हैं टू चेंज इवन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये यहाँ पे पहला रिकमेंडेशन दिया गया। ठीक है, दूसरा जो रिकमेंडेशन था इट वाज रिलेटेड टू द प्रिंसली स्टेट दैट वी विल हैव ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड द रेजिडुअरी पावर। यहाँ पे एक तरफ था कि इंडियन यूनियन को आप ज्वाइन कर लीजिए और एक तरफ था कि मेक अग्रीमेंट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और फिर यहाँ पे तीसरी रिकमेंडेशन थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी और आपका जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको बनाएगी। तो कैबिनेट जो मिशन है वो ये था। अब इसमें रिस्पॉन्स क्या था, मतलब जिन्ना का क्या रिस्पॉन्स था फ्रॉम द मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स था। तो पहली बात, जो मुस्लिम लीग है उन्होंने इनिशियली तो हाँ कर दिया कि ठीक है, मतलब ही बिकेम वेरी हैप्पी कि वी विल एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। 10 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनको लगा कि ये जो आपने सेक्शंस किए हैं, जो ग्रुपिंग की है वो कंपल्सरी हैं, बंटवारे हैं, आपको उसी तरह रहना पड़ेगा। एंड उसके दिमाग में लाइक द मुस्लिम लीग और द जिन्ना हैड इन माइंड कि आगे जाके he will make this section A, B, C or the division into the India and Pakistan and he will have a separate Pakistan. बट उनका ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर किया गया कि ये जो ग्रुपिंग है इट इज़ नॉट टू बी कंपल्सरी। आप उसको 5 साल बाद जो ग्रुपिंग है उसको आप चेंज कर सकते हो। करेक्ट, सो दिस इज हाउ द मुस्लिम लीग गॉट डिसअपॉइंटेड एंड दे विड्रू फ्रॉम द कैबिनेट मिशन प्लान। तो जो रियल रीजन था वो ये था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों करेक्ट है,
लेकिन ये जो रीजन में स्टेटमेंट दिया है ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा कि असर्शन एक करेक्ट स्टेटमेंट है, रीजन एक करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है अबाउ स्टेटमेंट का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। Who among the following supported the Swaraj Party in the Central Legislative Assembly in the pre-independent India? एक है आपके पास M.A. जिन्ना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू। इनमें से किसने सपोर्ट किया था? Who among the following had given a support? स्वराज पार्टी। आंसर वुड बी ए। यहां पे जो आंसर है वो ए होगा। ठीक है, यानी M.A. जिन्ना। M.A. जिन्ना जो थे उन्होंने ये जो स्वराज पार्टी है उसको सपोर्ट किया था। बट स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और बहुत कुछ पहले चल रहा था। मार्च 1922 गांधी जी यहाँ पे अरेस्ट हो गए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा था नाउ हाउ टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट और द मूवमेंट, या फिर आगे फ्यूचर में क्या किया जाए। क्या हमें मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्या हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री लेनी चाहिए, और व्हाट, बिकॉज गांधी जी वाज अ मेन लीडर, ही वाज इन द जेल। तो यहाँ पे जो फॉलोअर्स थे उनमें थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया। एक तरफ स्वराजस थे और दूसरी तरफ नो चेंजर्स थे। नो चेंजर्स वर लाइक कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, लेकिन स्वराजस चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री लेते हैं, या तो उसको खत्म करेंगे या उसको मेंड करेंगे, ईदर वी विल एंड और मेंड। लेकिन इस पूरे खेल में जो स्वराजिस्ट हैं उनको मेजॉरिटी नहीं मिली एंड दे वर नॉट एबल टू कन्विंस। तो यहाँ पे 1922 का कांग्रेस का गाया सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच वॉज प्रिसाइडेड बाय C.R. दास। ठीक है, 1922 गाया सेशन यहाँ पे C.R. दास ने प्रिसाइड किए थे। उन्होंने काउंसिल एंट्री का जो प्रपोजल है यहाँ पे रखा, लेकिन उनको मेजॉरिटी सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिला। तो C.R. दास ने वहाँ से रेजिग्नेशन दे दिया अपना, और उन्होंने अपनी एक सेपरेट पार्टी बनाई विच वॉज द स्वराज पार्टी। और इस पार्टी की जो मेंबर्स हैं उनको स्वराजिस्ट यहाँ पे बोला गया, और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। इवन जब गांधी जी जेल से बाहर निकल के आते हैं तो उन्होंने स्वराजिस्ट को इनवाइट किया कि आप अब कांग्रेस के साथ एक काम करो, यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड। सो दिस इज हाउ दिस स्वराज पार्टी लेड टू इट्स फॉर्मेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हु अमॉन्ग द फॉलोइंग। ओके, वन मोर थिंग, इन द कमेंट सेक्शन you have to write about the मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में आपके सिलेबस में क्या क्या हुआ है, यू हैव टू टेल अबाउट इट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ इन 1932? इट्स वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। 1932, क्या ये कम्युनल पैक्ट से रिलेटेड ईयर नहीं लग रहा आपको? कम्युनल अवार्ड से रिलेटेड नहीं लग रहा ईयर, और वी कैन से पूना पैक्ट। तो इनमें से किसने हरिजन सेवक संघ जो है उसका फाउंडेशन किया था? ऑप्शन नंबर ए इज B.J. गोखले, ऑप्शन नंबर 2 इज महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इज B.R. अंबेडकर, एंड देन नन ऑफ द अबव। So it is very clear it was done by Mahatma Gandhi. But here we will have a look on a bit information. So what happened after the Pune Pact, जिसमें जॉइंट इलेक्टोरेट्स की बात करी गई थी, 10 साल की रिजर्वेशन की बात करी गई थी, और 19% जो सीट से they were reserved for the depressed classes in the Central Legislative Assembly. तो इन सब के बाद में गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिकल जो सिस्टम है, पॉलिटिक्स है, उसे रिटायर हो गए थे वो, एंड ही लॉन्च एन ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। आई रिपीट, हरिजन सेवक संघ इज अनदर नेम फॉर ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कि 1932 में गांधी जी ने बनाया था। एम या ऑब्जेक्टिव वॉज टू इरेडिकेट द अनटचेबिलिटी। ओके, और इनमें ये जो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ बना था, इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ही वॉज घनश्याम दास बिरला,
और जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे वो थे अमृतलाल ताकर। तो बेसिकली ये जो पूरा हरिजन संघ है, इनमें हरिजन जो है गांधी जी उनको चिल्ड्रन ऑफ गॉड के नाम से बोलते थे, दैट दीज हरिजन्स आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। दिस टर्म ही यूज फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, क्योंकि इनको ये लगता था दैट दे वर बिलीव्ड दे हैड अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ट्रीटमेंट दे वर फेसिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, that which one of the following was not a cause for starting the non-cooperation movement? जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसका क्या रीजन रहा? इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपके साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, उसी से एसोसिएट खिलाफत मूवमेंट था, देन यहाँ पे रॉलेट एक्ट हुआ, एट्रोसिटीज़ जो है आपके पास पंजाब में हुई, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर जो रॉलेट एक्ट है उसको वापस ले लिया गया। सो ऑप्शन ए, सी एंड डी आर रिलेटेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जबकि जो सॉल्ट लॉ है इट वॉज रिलेटेड टू द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज लेट्स हैव अ क्विक रिविजन विथ रिस्पेक्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट had a background related to the खिलाफत मूवमेंट। थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखते हैं। 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 जो है स्टार्ट हुआ। एक तरफ अलाइड पावर्स थे और एक तरफ सेंट्रल पावर्स थे। अलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया और इटली, और जो सेंट्रल पावर्स हैं उसमें आपके पास जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया एंड ऑटोमन एम्पायर। सेंट्रल पावर्स यहाँ पे हार गए थे, अलाइड पावर्स की यहाँ पे विक्ट्री हुई थी, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्सेल जो है साइन हुई, और ट्रीटी ऑफ वर्सेल विद जर्मनी जून 1919 में फ्रॉम द सेंट्रल पावर्स। तो यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हुआ था, एंड मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वर वेरी एंग्री, एंड ऑल द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दे फॉर्म्ड एन ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी इन 1919। तो ये जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी थी ये बनी थी बाय मोहम्मद अली और शौकत अली, और इस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है सबसे पहले वो गांधी जी को यहाँ पे बनाया गया, एंड ऑब्जेक्टिव वाज बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स एंड नॉट टू कॉर्पोरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पे ऑटोमन्स के साथ एक ट्रीटी जो है साइन करी गई थी, एंड विच वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टेड। ऑटोमन्स वर ट्रीटेड वेरी बैडली। तब जाके गांधी जी ने बोला था बाकी जो हिंदूज हैं उनको कि आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर फ्रीडम मैं आपको दिलाऊंगा इफ़ यू कोऑपरेट और इफ़ यू पार्टिसिपेट विद अस इन दिस मूवमेंट। तब जाके 1 अगस्त 1920 को जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है। लेकिन आगे जाके चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, आपके पास पंजाब की जो एट्रोसिटीज़ की एक्ट होते हैं उसकी वजह से ये जो खिलाफत मूवमेंट है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इट वॉज कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज सेशन। इन टुमारोज वीडियो और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 83 और the upcoming questions, but you have to give me the feedback कि क्या आप सभी लोगों को other exams के PYQ को discuss करना है, then we will continue this, otherwise we will stick to the PYQs of the IAS examination of UPSC. So this feedback you have to give down. All right, so thank you so much.